अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रथम यूनिट है वो है आवृतबीजीपादपों में जनन की प्रक्रिया। उसी के अकॉर्डिंग अपना जो एक चैप्टर था वो खत्म हो गया था। अपन ने जो दूसरा चैप्टर शुरू किया था वो था नर और मादा युग्मकोद्भिद का भेद और उनके विकास की प्रक्रिया। इसी यूनिट के अंतर्गत अपना जो अगला टॉपिक शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास की प्रक्रिया में हमने परागकोश के डेवलपमेंट की प्रक्रिया पढ़ ली थी, परागकोश के प्रवर्धन की प्रक्रिया हमारी हो गई थी। उसके बाद जो आज अपना अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना। आज का जो टॉपिक है वो है, हमने जब इसका डेवलपमेंट पढ़ा था परागकोश का तो वहाँ हमने पढ़ा था कि परागकोश की संरचना में 4 कोणों जैसी अवस्थाएं हमारे को दिखाई देती है। इसलिए जब इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो संरचना होती है वो टेट्रागोनल संरचना होती है, चतुष्कोणीय संरचना होती है। अगर हम एक यंग या तरुण परागकोश के अंकुश काट के या टीएस लेके अगर उसमें उसकी संरचना को देखें तो उसमें 4 कोनों जैसे स्ट्रक्चर हमारे को दिखाई देंगे। इसलिए इसको टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय प्रक्रिया कहा जाता है। परागकोश की संरचना को चतुष्कोणीय संरचना कहा जाता है। हमने बात की थी परागकोश के जो परिवर्तन की प्रक्रिया पढ़ी थी, इसमें हमने बात करी थी कि भाई जो ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स होती हैं उनसे परागकोश का परिवर्तन होता है। ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स विभेदित होती हैं और 2 प्रकार की कोशिकाएं बना लेती हैं, पीपीसी और पीएससी, प्राइमरी पेरिटियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल। यही जो प्राइमरी पेरिटियल सेल्स हैं ये विभाजित होती हैं बार बार और विभेदित होकर इसकी 3 परतों का निर्माण कर लेती हैं जो परागकोश की संरचना बनाती है। तो एक यंग परागकोश के अंदर हमारे को जब हमने टॉपिक उस प्रीवियस टॉपिक को हमने खत्म किया था तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि इस तरह यंग परागकोश की जो संरचना है उसमें हमारे को ये 3 परतें देखने को मिलती हैं। 4 परतें हैं वैसे यंग परागकोश के अंदर तो, लेकिन ऑर्कियोस्पोरियल सेल से निर्मित 3 परतों की अपन ने बात कर ली थी। उन्हीं परतों के बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक जो यंग जो एंथर है अगर हम उसके टीएस काट के देखें तो उसको हमारे को 4 कोणीय अवस्था हमारे को दिखाई देगी। यंग एंथर की जो भित्तियां हैं इन भित्तियों के अंदर लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं जो नर युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया के लिए लघु बीजाणुओं को स्टोर करके रखती हैं और आगे चलकर वही परागकणों का निर्माण करते हैं। तो अगर चारों कोनों में से किसी भी अपन अगर एक कोने की स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, हमने उसकी संरचना में देखा था कि भाई अंदर यंग पीएस को लेंगे तो अपन किस तरह उसके अंदर चतुष्कोणीय व्यवस्था देखेंगे, 1 2 3 और 4। इनमें से अगर यहाँ से अपन उठाकर किसी भी एक संरचना का, एक कोने वाली संरचना का इसका अध्ययन कर लो चाहे इसका अध्ययन कर लो, किसी भी एक कॉर्नर वाली संरचना का अध्ययन करेंगे तो एग्जैक्ट अपन एंथर का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। तो यही से मैंने कोई किसी भी एक कॉर्नर के आधार पर ये जो डायग्राम बनाया है इसी डायग्राम के आधार पर अपन इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। तो जो एक यंग एंथर होता है उसके अंदर जो अपने को लेयर मिलती है मुख्य परागकोश की संरचना में, तो परागकोश की संरचना में हमारे को 4 भित्तियां देखने को मिलेगी। तरुण परागकोश की संरचना, एक जो लेयर है वो है अधिचर्म जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। दूसरी लेयर है वो है अंतःस्तर या एंडोथीसियम। तीसरी जो लेयर है वो मिडिल लेयर या मध्य परत, और जो चौथी लेयर है वो है टेपिटल। इस तरह एक परागकोश की संरचना में कुल कितनी भित्तियां हमारे को दिखाई देंगी? 4 भित्तियां दिखाई देंगी जिनके अंदर लघु बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोंजियम भरी होती है। अब हम सबसे पहले बात करें इनकी लेयरों की, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ये जो 3 लेयर हैं ये तीनों लेयर ऑर्कियोस्पोरियल लेयर हैं, इनका निर्माण परपसु कोशिकाओं से होता है। लेकिन अधिचर्म वो लेयर है जो नॉन ऑर्कियोस्पोरियल है, इसके निर्माण में परपसु कोशिका या ऑर्कियोस्पोरियल सेल भाग नहीं लेती। अब क्रम से अपन एक एक लेयर के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक बार आप डायग्राम पे नजर मारें, आप इसको समझने के तौर पर इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे मान के चलो कि जैसे ये इसका एक कॉर्नर वाला पार्ट है, ऐसे इधर दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर, इस तरह एक यंग परागकोश का ये स्ट्रक्चर है। उसमें किसी एक वाले भाग को अपन समझ रहे हैं, इसका मतलब पूरे के पूरे परागकोश की संरचना में अपने को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब अगर हम सबसे ऊपर वाली परत देखें, ये जो एक कोशिकीय मोटी परत आपको दिखाई दे रही है सिंगल सेल लेयर वाली, ये जो एक कोशिकीय मोटी परत आपको दिखाई दे रही है ये परत है एपिडर्मिस की परत। एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरी जो परत है ये भी एक कोशिकीय मोटी परत है, लेकिन कोशिकाओं का आकार थोड़ा बड़ा होता है। ये जो एक कोशिकीय मोटी परत एपिडर्मिस के नीचे आपको दिखाई दे रही है ये एक कोशिकीय मोटी परत है एंडोथीसियम, जिसको अपन अंतःस्तर भी बोलते हैं। एंडोथीसियम के नीचे वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है जो लगभग 3 से 5 कोशिकाओं का स्तर होता है,
जैसे ये एक सेल जो कोशिका के ऊपर, कोशिका ऐसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं और लगभग कोशिकाओं की बनी हुई 3 से 4 परतें होती हैं। तो 3 से जो 4 या 5 परत होती हैं, ये परत सारी की सारी परत आपस में मिलकर बनाती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर की ओर ये जो कोशिकीय मोटी परत आपको दिखाई दे रही है, इस परत को कहा जाता है टेट्रा। इस तरह हमारे पास क्रम से सबसे ऊपर एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पर एंडोथीसियम, तीसरे नंबर पर मिडिल लेयर और चौथे नंबर पर टेट्रा। अगर हम इसकी टीएस लेकर इसकी परतों की संरचना का अध्ययन करें तो सबसे बाहर की तरफ हमें एपिडर्मिस मिलेगी और क्रम से अन्य परतें इसके नीचे 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 हमारे को मिलती जाएंगी या दिखाई देंगी। इसके बाद इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसमें स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरे होते हैं। यही आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी इन ऊतकों की हर एक सेल किसका निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चलकर हर एक सेल माइक्रोस्पोर का काम करने लग जाती है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक यंग एंथर की केस का दिखाई दे रहा है जो माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु कहानियों इसके अंदर भरी हुई है उसका प्रदर्शन करता है। एक परतें भी इसमें दिखाई दे रही हैं और इसके अंदर भरी हुई लघु बीजाणु कहानियां भी हमारे को इसमें स्पष्ट देखने मिलती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, एक एक परत की बात करते हैं, क्रम से अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एंडोथीसियम। अगर हम एंथर की एंडोथीसियम वाली परत की बात करें, अगर एंथर की एंडोथीसियम वाली परत की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बाह्य परत है, सबसे पहले हमें एपिडर्मिस वाली परत की बात करनी है। अगर एपिडर्मिस की लेयर की बात करें तो एपिडर्मिस लेयर सबसे बाह्य परत है, सबसे बाहर की लेयर है। एपिडर्मिस परागकोश का सबसे बाहरी स्तर है। एक कोशिकीय मोटी परत है, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि सिंगल सेल वाली एक लेयर है। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर पूरी की पूरी किसको दर्शा रही है, एपिडर्मिस को दर्शा रही है। सबसे बाहरी स्तर है, एक कोशिकीय मोटी परत होती है। इसकी उत्पत्ति ऑर्कियोस्पोरियल नहीं होती, ये मोटी नहीं होती। एक कोशिकीय मोटी मतलब वैसे एक कोशिकीय लेयर है लेकिन वैसे थिक होती है, ये पतली लेयर होती है, बहुत पतली होती है। इसकी उत्पत्ति ऑर्कियोस्पोरियल नहीं होती, परपसु कोशिकाओं से इसका निर्माण नहीं होता। सबसे बाहरी है और ये परागकोश की सुरक्षा करने का काम करती है। अंदर वाला जो पार्ट है उसकी सुरक्षा करती है, इसलिए सुरक्षात्मक परत है। अगर हम बात करें ऑर्चिथोबियम प्लांट्स की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, ऑर्चिथोबियम प्लांट्स की, ये लीफलेस प्लांट है, एंजियोस्पर्म का ही एक पौधा है। एंजियोस्पर्म पौधा है एक बहुत ही छोटा लीफलेस पौधा है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसकी जो एपिडर्मिस है, इसकी एपिडर्मिस में रेसेदार स्थूलन होता है, इसलिए ऑर्चिथोबियम जो प्लांट्स है उसके एपिडर्मिस को एक्सोथीसियम भी कहा जाता है। इसी के एपिडर्मिस को एक्सोथीसियम बोलते हैं। ये ऑर्चिथोबियम के लिए है। उसके बाद अब जो दूसरी लेयर है उसकी बात करते हैं, वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो अंतः स्तर है, ये अधिचर्म के जस्ट नीचे अपने को ये लेयर देखने को मिलेगी। डायग्राम के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो, इसके नीचे ये जो एपिडर्मिस के नीचे एक कोशिकीय जो मोटी परत है, ये किसको दर्शा रही है, एंडोथीसियम को दर्शा रही है। अधिचर्म के ठीक नीचे स्थित होती है, ये भी एक कोशिकीय मोटी परत है। ये परागकोश के परिपक्व के दौरान, जब परागकोश परिपक्व हो रहा होता है उसके दौरान ये एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं, ये विभिन्न भित्तियों में कई तरीकों के परिवर्तन होते हैं। इसकी एंडोथीसियम की कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं उनके अंदर परागकोश के परिवर्तन के दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इनकी सेल्स की जो बाहरी भित्ति होती है ये होती है पतली। जैसे अगर मान लो अपन यहाँ से एक हल्का डायग्राम बनाकर या इसको समझें, जैसे मान लो ये जो कोशिका है, ये कोशिका एक एंडोथीसियम की सेल्स है। इसकी जो ये बाहर वाली लेयर है ये कुछ इस तरीके की लेयर है, ये इसकी अरीय भित्तियां हैं और ये इसकी आंतरिक लेयर है। तो इस आंतरिक लेयर और ये जो अरीय भित्तियां हैं इन पे अल्फा सेलुलोज जमा हो जाता है, ये जमा हो जाता है। इसलिए ये जो भित्तियां हैं, देखो आंतरिक भित्ति और जो अरीय भित्तियां हैं इन पे अल्फा सेलुलोज को रेसे जमा होने लग जाते हैं। इसकी वजह से स्थूलित होकर थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। और अरीय भित्तियों के साथ साथ इनमें क्या उपस्थित रहते हैं, कैलोज बैंड भी इन पर हमारे को देखने को मिलेंगे। अल्फा सेलुलोज के रेसे और कैलोज बैंड इसकी आंतरिक और अरीय भित्तियों पर हमारे को देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी जो बाह्य भित्ति है इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए ये थोड़ी क्या होती है, पतली। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ये जो मैंने डायग्राम में बनाया है स्टोमियम में परागकोश की जो भित्तियां हैं उनमें स्टोमियम वो स्थान है जहां पर स्थूलन अनुपस्थित होता है। मतलब इसकी जो परत है, इन परतों के अंदर कुछ स्थानों पर परागकोश की जो परतें हैं उनकी परतों में कुछ स्थानों पर हमारे को अल्फा सेलुलोज या कैलोज बैंडों का स्थूलन देखने को नहीं मिलेगा। तो वे स्थान जहां पर स्थूलन नहीं होता उन स्थानों को क्या कहा जाता है, स्टोमियम कहा जाता है। देखो
इस परत में जो कुछ स्थान है, कुछ स्थानों पर कैलोज बैंड और स्टूलन अनुपस्थित होता है। ऐसे स्थानों या इन स्थानों को क्या कहा जाता है? स्टोमियम कहा जाता है। इन स्थानों रेशेदार स्टूलन होने के कारण जो एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम आर्द्रता ग्राही हो जाती है। यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो मैंने तुम्हारे को ये दर्शा रखा है, ये रेशेदार स्टूलन की प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं। इन्हीं रेशेदार स्टूलों की वजह से जो ये एंडोथीसियम होती है, ये कैसी होती है? आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही का मतलब जब शुष्क अवस्था आती है, परागकोश का जब परिपक्व होता है तो शुष्क अवस्था आ जाती है। उस टाइम तो शुष्क अवस्था के समय इस आर्द्रता ग्राही होने के कारण पहले ये नमी को अवशोषित रखती है, फिर जब शुष्क अवस्था आती है तो इसके जो रेशे हैं उनमें खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से परागकोश के स्फुटन में क्या होती है? आसानी होती है। उसके बाद जो अपन तीसरी लेयर की बात करें वो है मिडिल लेयर या मध्य स्तर। याद ध्यान दें, डायग्राम के अंदर मिडिल लेयर ऊपर से बाहर से अंदर की तरफ चलता हुआ जो तीसरी लेयर है, 3 से 5 कोशिकाओं की बनी हुई परत है, वो है मिडिल लेयर। मर्दुत्कीय सेल से निर्मित होती है। मिडिल लेयर में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मर्दुत्कीय कोशिकाएं होती हैं। ये अंत स्तर के नीचे वाली परत है, अंत स्तर के जस्ट नीचे पाई जाने वाली परत है, टेपिटम के ऊपर होती है। ये 1 से 3 कोशिकीय मोटी परत है। कोशिकाओं की कितनी लेयर है इसमें? पेट के ऊपर 1 से 3 कोशिकीय मोटी परत। इसके द्वारा भोजन का संग्रहण होता है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, परागकोश के संरचना में कौन सी परत है जो भोजन का संग्रह करके रखती है? वो है मिडिल लेयर या मध्य स्तर। परागकोश की संरचना में पढ़ते हैं तो उसमें वह परागकोश की संरचना में वह कौन सी परत है जिसके अंदर जिस पर स्टूलन होता है या कैलोज बैंड उपस्थित होते हैं? ये भी क्वेश्चन बनते हैं कुछ छोटे छोटे ऐसे कि भित्ति के अंदर वह भित्तियों में वो कौन सी भित्ति है जिस पर कैलोज बैंड और रेशों का स्टूलन होता है? वो है एंडोथीसियम। और कौन सी परत है जो भोजन का संग्रहण करने का काम करती है? वो है मिडिल लेयर। परिपक्व परागकोश में यह अनुपस्थित होती है। परिपक्व परागकोश में हमारे को मिडिल लेयर देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान दें, ये जो अपने डायग्राम बना रखा है इसमें मैंने नीचे लिखा भी हुआ है टीएस ऑफ यंगेन्थर स्वयं को माइक्रोस्पोरियम को दर्शाता हुआ एक तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ का। इसमें हमारे को ये सभी लेयर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये यंगेन्थ का टीएस है। अगर हम एक परिपक्व परागकोश का टीएस लेके देखेंगे तो उसमें ये सभी परतें अपने को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि परिपक्व परागकोश में मिडिल लेयर का काम है भोजन का संग्रहण करना। जब मिडिल लेयर टेपिटम को भोजन दे देगी तो उसका काम खत्म, ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए परिपक्व परागकोश में अपने को मिडिल लेयर देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं टेपिटम की। टेपिटम सबसे आंतरिक परत है। मिडिल लेयर के बाद वाली जो परत है वो टेपिटम है, सबसे आंतरिक परत है। एक स्तरित या एक कोशिकीय मोटी परत है। इसकी सेल प्रारंभ में द्विगुणित होती है। जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है ये प्रारंभ में कैसी होती हैं? द्विगुणित कोशिकाएं होती है, डिप्लॉइड होती हैं। और बाद में ये क्या हो जाती हैं? बहुगुणित व बहुकेंद्रीय हो जाती है। ये देखो, बहुगुणित और बहुकेंद्रीय क्या है? आपने साइटोलॉजी के अंदर जब कोशिका का अध्ययन किया तो वहां पढ़ा होगा कोशिकाएं कैसे बहुगुणित होती हैं और बहुकेंद्रीय होती है। एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया पढ़ी होगी आपने। अंतः समसूत्री विभाजन का नाम सुना होगा आपने। अंतः समसूत्री विभाजन या एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया। अंतः समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया की वजह से कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं? गुणसूत्रों की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी वजह से कोशिका कैसी हो जाती है? बहुगुणित। और कोशिका का खुद स्वयं का विभाजन नहीं होता, लेकिन कोशिका के अंदर ही अंदर केंद्र क्या होना शुरू हो जाते हैं? विभाजित होकर केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब गुणसूत्र बढ़ जाते हैं तो बहुगुणित हो जाती है, और जब केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? बहुकेंद्रीय। तो देखो, टेपिटम की जो पहली शुरुआती जो कोशिकाएं होती है ये डिप्लॉइड होती हैं। बाद में इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर अंतः समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से ये बहुगुणित व बहुकेंद्रीय हो जाती है। ये भी एक प्रश्न बनता है। अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन की बात करें तो वह परागकोश की वह कौन सी भित्ति है जिसके अंदर अंतः समसूत्री विभाजन या एंडोमाइटोसिस, जिसकी कोशिकाओं में एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, वो है टेपिटम। लेयर टेपिटम की सेल्स में होती है। टेपिटम मिडिल लेयर से भोजन को अवशोषित करती है और भोजन को अवशोषित करके माइक्रोस्पोर मदर सेल को तथा माइक्रोस्पोरों को उपलब्ध करवाने का काम करती है। इसका काम है मिडिल लेयर से पोषण प्राप्त करना या भोजन लेना और माइक्रोस्पोर मदर सेल को उपलब्ध करना। माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु या परागकणों को ये क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। हालांकि जो लघु बीजाणु है, परागकण है, एक ही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम आगे एक पदार्थ की बात करेंगे, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन माइक्रोस्पोर के चारों तरफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम परागकणों की संरचना देखेंगे तो उसके ऊपर हमारे को स्पोरोपोलेनिन का आवरण देखने को मिलेगा। तो जब माइक्रोस्पोर के ऊपर स्पोरोपोलेनिन जमा होने लग जाता है, उसी सिचुएशन में अपना उनको क्या बोलना शुरू कर देते हैं? परागकण। टेपिटम की खास बात यह है कि ये एंजाइमों का स्त्राव भी करती है। एंजाइम छोड़ती है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन छोड़ती है,
और परिपक्व परागकोश में यह विलुप्त हो जाती है। एक परिपक्व परागकोश में हमारे को टेपिटम भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत काम की चीज है। यहाँ पर ये देखो, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, परागकोश की संरचना में वह कौन सी परत है जो एंजाइम्स या हार्मोन का स्त्रवण करती है? तो एंजाइम्स एवं हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? टेपिटम करती है। आगे हम एक हार्मोन का, एक एंजाइम की बात करेंगे, कैलोज एंजाइम। ये जो कैलोज एंजाइम है, ये कैलोज एंजाइम भी कौन छोड़ता है? टेपिटम ही छोड़ती है। तुम पूछोगे गुरुजी कैलोज एंजाइम बीच में कहाँ से आ गया? ये कैलोज एंजाइम आगे हम कहाँ पढ़ेंगे? हम जब बात करेंगे इसके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में आगे अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अभी परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया भी तो पढ़नी है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से 4 प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। ये चारों प्रकार की कोशिकाएं जो बनती हैं, ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे के साथ एक परत से जुड़ी होती है, कैलोज परत से। ये कैलोज परत उन चारों कोशिकाओं को जोड़े रखती है। उनके मतलब जोड़े रखने की वजह से जो चारों कोशिकाएं हैं वो टेट्राड बनाती हैं। आगे हम टेट्राड के प्रकार भी पढ़ेंगे, वो अपने पास ये बात दोबारा आई, ध्यान रखना इस चीज को, तभी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो वो जो कैलोज परत चारों अर्धसूत्री विभाजन के साथ बाद बनने वाली कोशिकाओं को जोड़े रखती है ना, इसी कैलोज परत को तोड़ने के काम आता है कैलोज एंजाइम। और उसी एंजाइम का स्त्राव कौन करता है? टेपिटम करती है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स भी छोड़ती है। परिपक्व परागकोश में हमारे को ये भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। टेपिटम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। मैंने यहाँ डाला इसका एक जो प्रकार है वो है अमीबॉइड टेपिटम, और दूसरा प्रकार है वो इसका ग्रंथिल टेपिटम। ग्रंथिल टेपिटम को स्त्रावी टेपिटम भी कहा जाता है। तो टेपिटम हमने देखी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक है अमीबॉइड और दूसरी है ग्रंथिल टेपिटम। अगर अमीबॉइड टेपिटम की हम बात करें तो ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप टेपिटम है। बहुत ही जो आद्य एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके अंदर हमारे को देखने को मिलेगी। इनके अंदर डिफरेंट है, दोनों के अंदर कई बार इनका डिफरेंट अपन ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, तो थोड़ा सा फोकस करें। जो अमीबॉइड टेपिटम है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो अपन यहाँ समझ रहे हैं, हर एक चीज़ सही तरीके से समझने की है। देखो, कुछ चीज़ों को आप स्वयं ध्यान रखो। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो। जैसे भी चीज़ें आपको समझाई जा रही है, बोली जा रही है, उनको नोट करते चला करो। स्क्रीनशॉट लेके, या जब एक साइड में अगर मैं खड़ा हूँ तो उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। अगर एक बार देखने से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा फिर एक बार वीडियो चला के वापस इसको देखो। ऐसे 2-3 बार देखने से आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। कई बार क्या है, पहली बार देखने से आप कुछ चीज़ें बीच में हल्का सा ध्यान डाइवर्ट होते ही हमारी समझ से बाहर हो जाता है मैटर। इसलिए वीडियो को आप बार बार चलाकर इसको देख सके, इसलिए तो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस तरह बार हम आपको ये एपिसोड उपलब्ध थोड़ी करवाते हैं, ताकि लॉकडाउन की प्रक्रिया में आप घर पे रहें और अपने अध्ययन की प्रक्रिया को चालू रख सकें। हाँ, तो अपन कहा थे कहाँ गए? इसकी बात कर, हाँ इसकी बात कर रहे थे अपन। अमीबॉइड टेपिटम और ग्रंथिल टेपिटम, ये टेपिटम के 2 प्रकार हैं। अमीबॉइड टेपिटम मोस्ट प्रिमिटिव टेपिटम है, आधे एंजियोस्पर्म के अंदर ही उपस्थित होती है। अगर इस टेपिटम की बात करें तो इसका जो मध्य स्तर है, अमीबॉइड टेपिटम के जो मध्य 4 परतें हैं सब में, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें मोटा डिफरेंट क्या है कि इसके मध्य स्तर से संपूर्ण भोजन कौन ले लेती है? अमीबॉइड, ये मतलब परागकोश के जो मध्य स्तर है उससे संपूर्ण भोजन को ले लेती है और मध्य स्तर को क्या कर देती है? मध्य स्तर का काम क्या हो जाता है? खत्म, मध्य स्तर विलुप्त हो जाता है। या पर इसको कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अमीबॉइड जो टेपिटम है, ये जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर से क्या ले लेगी? भोजन ले लेगी। इस भोजन को अवशोषित करके और इसको कुछ ऐसे बॉडीज बनाती है, उनके अंदर क्या कर देगी? भोजन को स्टोर कर देगी। ये जो बॉडीज बनाती है, ये इनके अंदर भोजन को क्या कर लेगी? स्टोर कर लेगी। उसके बाद यही जो भोजन बॉडीज में स्टोर होता है, यही भोजन किसको उपलब्ध होगा? परिवर्तनशील जो लघु बीजाणु है, ये बॉडीज परिवर्तनशील लघु बीजाणु को क्या करेगी? भोजन देने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि अमीबॉइड टेपिटम का काम है मिडिल लेयर से भोजन लेना। मिडिल लेयर से भोजन लेने के बाद अमीबॉइड टेपिटम स्वयं भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। लेकिन नष्ट होने से पहले ये भोजन को कहाँ कर जाती है? इस बॉडीज में स्टोर कर जाती है और आगे चलकर यही बॉडीज लघु बीजाणुओं को या परिवर्तन करते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है एलिस्मा, टाइफा और ट्रेडेसिया। इनके अंदर जो टेपिटम पाई जाती है वो अमीबॉइड प्रकार के टेपिटम पाई जाती है। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं ग्रंथिल, इसे स्त्रावी कहा जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ नाम, स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ये मोस्ट कॉमन टाइप की टेपिटम है, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप टेपिटम है, आधे एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसका मतलब ये एडवांस कैटेगरी के एंजियोस्पर्म प्लांट्स में अपने को देखने को मिलेगी। ये क्या करती है? मध्य स्तर से भोजन को अवशोषित करती है। ये मध्य स्तर से भोजन को क्या कर लेती है? अवशोषित करती है
और भोजन को बीजाणुधानी की गुहा में क्या कर देती है, ये स्त्रावित करती है। मध्य स्तर से भोजन अवशोषित करती है और भोजन को बीजाणुधानी की गुहा के अंदर ये क्या कर देती है, स्त्रावित कर देती है, जिसका उपयोग विकासशील लघु बीजाणुओं के द्वारा किया जाता है। ऑल फ्लोरिंग प्लांट जितने भी पुष्पीय पादप हैं अपने एक आदर्श एंजियोस्पर्म प्लांट्स के रूप में कैप्सुला को लेते हैं। इन सभी के अंदर कौन सी टेपिटम पाई जाती है, ग्रंथि या स्त्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। इस तरह अपन ने दो प्रकार की टेपिटमों की बात करी। उसके बाद अपन कुछ सामान्य से संबंधित एक दो बातें और करते हैं। अब हम बात करें एक प्रोयूबिस्काई एवं यूबिस्काई की बात करते हैं। प्रोयूबिस्काई एवं यूबिस्काई क्या है, देखो टेपिटम की जो सेल्स होती हैं, ये टेपिटम की सेल्स नष्ट होने से पहले क्या करती है, टेपिटम की सेल्स नष्ट होंगी, लेयर नष्ट होगी, तो टेपिटम की जो सेल्स है नष्ट होने से पहले विशेष प्रकार की कणिकाएं बनाती है। तो विशेष प्रकार की कणिकाएं बनाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। देखिए इसका निर्माण कौन करता है, टेपिटम की नष्ट होती सेल, टेपिटम की सेल या सेल्स नष्ट होने से पहले विशेष प्रकार की कणिकाएं बनाती हैं। टेपिटम की सेल्स नष्ट होने से पहले विशेष प्रकार की क्या बनाती हैं, कणिकाएं बनाती हैं। इन्हीं कणिकाओं को क्या कहा जाता है भाई, प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। अब यही प्रोयूबिस्काई जो कणिकाएं बनती हैं, ये प्रोयूबिस्काई कणिकाएं, जैसे ये प्रोयूबिस्काई कणिकाएं हैं, ये अपने चारों तरफ किसका क्या कर लेती है, स्पोरोपोलिनिन जमा कर लेती है। तो जब प्रोयूबिस्काई कणिकाओं के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन जमा हो जाता है तो बनने वाली इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, यूबिस बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूबिस बॉडी या यूबिस्काई कहा जाता है। इसके बाद अगर आगे करेंगे, यही यूबिस्काई आगे चलकर किसके चारों तरफ जमा होने लग जाएगी, जो लघु बीजाणु है, अपने बात की थी यहाँ पर, जैसे लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या सूत्री विभाजन से क्या बनाएगी, चार प्रकार के लघु बीजाणु बनाएगी। ये चारों कैलोज से जुड़े रहेंगे, टेट्राड जिसको कहेंगे, फिर कैलोज एंजाइम इसकी परतों को तोड़ देगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। और जब इनके चारों तरफ, जैसे ये हमारे पास ये अलग अलग हो गए, तो अलग होने के बाद जब इनके चारों तरफ ये यूबिस्काई जमा होने लग जाएगी, तो यूबिस्काई जमा होने के बाद बनने वाली इस संरचना को क्या कह दिया जाएगा, परागकण कह दिया जाएगा। इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे, परागकण बोलेंगे। इस तरह ये प्रोयूबिस्काई और यूबिस्काई विशेष चीज है, इसको ध्यान रखने की चीज है। कई जनरल में ले लो की बात में बताए थे तो कुछ ऐसा ही है, बहुत विशेष चीज है। ध्यान रखना, टेपिटम के नष्ट होती हुई सेल्स नष्ट होने से पहले विशेष प्रकार की कणिकाएं बनाती हैं, जिन्हें प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। और स्पोरोपोलेनिन इसकी अपन आगे बात कर रहे हैं, ये भी बहुत विशिष्ट प्रकार का पदार्थ है। ऐसा पदार्थ जिस पर किसी प्रकार के कोई हार्मोन्स और एंजाइम्स, किसी प्रकार के जैविक भौतिक कारक इस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालते। इन सब के बारे में अपन आगे बात करेंगे। ये इसके चारों तरफ जमा होकर किसका लेते हैं। तो इस तरह हमने था वो पूरा समझ लिया। उसके बाद अब अपना जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेट। टेपिटम काम क्या करती है, टेपिटम बीजाणुजनक जो उत्तक हैं, बीजाणुजनक उत्तक या परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। टेपिटम क्या काम करती है, बीजाणुजनक उत्तक या परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। और दूसरा जो कार्य है वो है स्पोरोपोलेनिन। बताया मैंने भी बात की थी, कैरोटेनॉइड का बहुलक होता है स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन परागकणों के चारों तरफ जमा होकर उसके बाह्य भाग का या बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक है। और यही टेपिटम ही स्पोरोपोलेनिन एवं पोलिन किट के पदार्थों का क्या करती है, निर्माण करती है। टेपिटम एंजाइम्स और हार्मोनों का क्या करती है, स्त्रवण करती है। तो ये कुछ टेपिटम के कार्य हैं। पोलेन किट के बारे में भी आप आगे बात करेंगे। पोलेन किट और परागकण हैं, इनके चारों तरफ बनने वाली एक आवरण वाली प्रक्रिया है। जो पोलेन किट है ये कीट पतंगों पर इनको परागण की प्रक्रिया के लिए क्या करती है, आकर्षित करने का काम भी करती है। और ये अल्ट्रावायलेट विकिरणों से परागकणों की सुरक्षा करने का काम भी करता है पोलेन किट। अच्छा, एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये है कि अगर टेपिटम को मान लो टेपिटम किसी कारणवश परागकोश के अंदर जब परागकणों का निर्माण होता है तो परागकणों के निर्माण से पहले ही अगर टेपिटम नष्ट हो जाए तो क्या होगा, क्या हो सकता है भाई, परागकण बनेंगे नहीं बनेंगे, या तो परागकण वृद्धि नहीं करेंगे
टेपिटम अगर परागकणों के निर्माण से पहले नष्ट हो जाएगी तो परागकणों की वृद्धि रुक जाएगी, और अगर परागकणों में वृद्धि हो भी तो परागकण कैसे होंगे, बंधे होंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में ये भाग नहीं ले पाएंगे, नर युग्मकोद्भिद का ये निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर टेपिटम परागकणों के निर्माण के पूर्व ही नष्ट हो जाएगी तो ऐसे जब परागकण बनेंगे ऐसे परागकोश में वो बनेंगे बंध है या उनकी वृद्धि नहीं हो। थैंक यू। इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया।